हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका सिलेक्शन ऑडिट में। दोस्तों, एनसीईआरटी के एसएसटी के सीरीज का ये हमारा क्लास 7 भूगोल से चैप्टर 3 यानी कि हमारी बदलती पृथ्वी से संबंधित 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो कि अगर आप पीआरटी एग्जाम हो या टीजीटी के लिए आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज होने वाला है। तो चलिए, अगर इसके अलावा बीपीएससी टीआरई 4 के अलावा अगर आप केवीएस, सीटेट, DSSB, रीट, सुपर टेट कोई भी टीचिंग एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये एनसीईआरटी का सीरीज जो चला रहे हैं बहुत ही फायदे होने वाले हैं, क्योंकि आपके एग्जाम में एज इट इज क्वेश्चन एनसीईआरटी से पूछा जा रहा है, इसीलिए हम ये सीरीज चला रहे हैं। तो चलिए, क्लास 7 के चैप्टर 3 का ज्योग्राफी का ये पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? भूकंप मापने के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए है बैरोमीटर, बी है सिस्मोग्राफ, सी है हाइड्रोमीटर, डी है पायरोमीटर। तो इसका आंसर बताइए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सिस्मोग्राफ, यानी कि भूकंप मापने के लिए जिस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, याद रखिएगा, उसे सिस्मोग्राफ कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है भूकंप की तीव्रता। 2 नंबर क्वेश्चन है, भूकंप की तीव्रता मापने की इकाई क्या है? देखिए यहाँ इकाई पूछ रहा है, यूनिट पूछ रहा है। यूनिट क्या है? किलोमीटर में मापा जाता है, रिचर स्केल में मापा जाता है, मीटर में या डेसिबल में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रिचर स्केल, यानी कि भूकंप की तीव्रता को रिचर स्केल यूनिट में मापा जाता है। इसको आप लोग याद रखिएगा। यदि आप हमारे वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि हम इस पे बीपीएससी टीआरई 4 की तैयारी करा रहे हैं। चलिए देखिए, इसी क्वेश्चन से एक फैक्ट दिया हुआ था आपके एनसीईआरटी में, तो हम सोचे कि आपको करा दे। भूकंप का मापन एक यंत्र से किया जाता है जिसे भूकंप लेखी कहा जाता है, यानी कि भूकंप को जिससे मापा जाता है उसे भूकंप लेखी कहा जाता है। भूकंप की तीव्रता रिएक्टर स्केल में मापी जाती है। ठीक है, इसको आप लोग देख सकते हो, पढ़ सकते हो। यही यंत्र है जिससे भूकंप मापा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 3 होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है कि कौन सा प्राकृतिक कारक भूपटल को बदलने में मदद करता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग जरूर याद रखिएगा। वायुमंडलीय दाब, जलवायु परिवर्तन, भूगर्भीय बल, समुद्री रहले। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी भूगर्भीय बल, यानी कि इसको एक नया शब्द देखिए एनसीईआरटी में दिया हुआ है, एंडोजेनिक फोर्स भी कहा जाता है इसको। ये जो भूगर्भीय बल है इसको एंडोजेनिक फोर्स भी कहा जाता है, यानी कि अंतर्जनित बल भी कहा जाता है, एंडोजेनिक फोर्स भी कहा जाता है। एनसीईआरटी में ये दिया हुआ, इसको आप लोग याद रखिएगा, इसके बारे में आप लोग पढ़ सकते हैं। देखिए, पृथ्वी की जो गति है, थोड़ा सा समय दीजिए यहाँ पे समझने के लिए। पृथ्वी की जो गति है 2 प्रकार की होती है, अंतर्जनिक, यानी कि अभी जो आप पढ़े एंडोजेनिक फोर्स, एक बहिर्जनित बल होता है। ठीक है, बहिर्जनित को क्या बोलते हैं? देखिए एक्सोजेनिक फोर्स कहा जाता है। यहाँ देखिए लिखा हुआ एक्सोजेनिक फोर्स, यानी कि बहिर्जनित बल होता है। इसको देखिए 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। अंतर्जनित बल, यानी कि जो अंदर पृथ्वी के अंदर जो घटित होती है उसको अंतर्जनित बल कहा जाता है। ये आप लोग ध्यान से सुन लीजिए, याद रखिएगा। यानी कि पृथ्वी के अंदर जो घटना होती है, यानी कि जो बल लगता है, उसे अंतर्जनित बल कहते हैं। इसमें क्या क्या आता है? तो इसमें भूकंप हो गया, ज्वालामुखी हो गया, भूस्खलन हो गया, या पर्वत का निर्माण हो गया। ये आप लोग ध्यान रखिए, ये अंतर्जनित बल के उदाहरण है। ठीक है, अंतर्जनित बल के उदाहरण कौन कौन सा है? भूकंप, ज्वालामुखी, भूस्खलन और पर्वत का निर्माण जो होता है। बहिर्जनित बल, यानी कि जो पृथ्वी के बाहर जो बल लगता है उसको बहिर्जनित बल कहा जाता है। इसका उदाहरण क्या क्या है? तो नदी, बहता जल, याद रखिएगा कि जो नदी है बहता जल है। पवन, यानी कि हवा, समुद्री तरंगे और हिमनद, ये सभी आपका बहिर्जनित बल का उदाहरण है पृथ्वी के। आप लोग ध्यान रखिएगा, इसको आप लोग कहीं नोट डाउन कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो कि क्वेश्चन नंबर 4 है। देखिए, आपको क्वेश्चन केवल सॉल्व कराने का उद्देश्य नहीं है, क्वेश्चन, हर क्वेश्चन के बारे में फैक्ट जानना, यानी कि होता है ना एक कहावत कि बाल का खाल निकलना, उसका हम लोग यहाँ काम कर रहे हैं। जो भी क्वेश्चन दिया
उसका अच्छे से हम डिटेल्स जानेंगे, उसकी व्याख्या करेंगे, ताकि इस चैप्टर से कोई भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन है तो छूटे नहीं। अगला क्वेश्चन है, भूपटल में होने वाली हलचल को क्या कहते हैं? यानी कि अभी आप पढ़ें कि भूपटल पे जो हलचल होती है उसको क्या कहते हैं? भूपटल यानी कि ऊपरी वाली परत जो होती है अर्थ की, ये ऊपरी वाली जो परत होती है उसे भूपटल कहता है। इस पे जो हलचल होती है उसको क्या कहते हैं? वायुमंडलीय घटना, भूगर्भिक हलचल, तापीय प्रभाव, चट्टान का निर्माण। तो इसको कहा जाता है भूगर्भीय हलचल। यानी कि जब अंदर हलचल होगा तभी ना भूपटल पे महसूस होगा, हलचल होगा, तो इसको कहते हैं भूगर्भीय हलचल। इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि पृथ्वी के अंदरूनी बलों के कारण, देखिए आगे बात, यानी कि पृथ्वी के अंदर में जो बल लग रहा है उस बल के कारण ही सतह पर जो परिवर्तन होता है उसे भूगर्भीय हलचल यानी कि टेक्टोनिक मूवमेंट कहा जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोग इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि क्वेश्चन नंबर 5 है। भूकंप के समय ऊर्जा कहां से निकलती है? यानी कि जब भूकंप आता है तो उसका ऊर्जा जो होती है कहां से निकलती है? केंद्र से, परिकेंद्र से, फॉल्ट लाइन से, प्रॉपर्टी से? आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, परिकेंद्र, यानी कि एपी के सेंटर भी कहा जाता है इसको। एपी सेंटर भी इसको कहा जाता है। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आया हुआ क्वेश्चन है। भूकंप के समय ऊर्जा कहां से निकलती है? तो परिकेंद्र से निकलती है। भूकंप के समय ऊर्जा परिकेंद्र से निकलती है, जो भूकंप का सबसे प्रभावशाली स्थान है। यानी कि जो परिकेंद्र होता है भूकंप का, वही इसका सबसे प्रभावशाली स्थान होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है, भूकंप की तरंगों को क्या कहते हैं? यानी कि भूकंप के समय जो तरंग उत्पन्न होती है उस तरंग को क्या कहते हैं? ज्वालामुखीय तरंग, भूस्खलन तरंग, भूकंपीय तरंग, समुद्री लहरें। तो उसको कहा जाता है भूकंपीय तरंगे। ये भी देखिए 3 प्रकार की होती है। ठीक है, ये 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है एनसीईआरटी में दिया हुआ, उस पर हम चर्चा कर लेते हैं। देखिए क्या दिया हुआ है, क्या आप जानते हैं? ये एनसीईआरटी में साइड में दिया रहता है कि भूकंपीय तरंगे 3 प्रकार की होती है। ठीक है, कौन कौन सी? एक होता है पी तरंगे, जिसको अनुदैर्घ्य तरंग कहा जाता है। दूसरा का होता है एस तरंगे, जिसको अनुप्रस्थ तरंगे कहा जाता है। ठीक है। तीसरा होता है एल तरंगे, जिसको पृष्ठीय तरंगे कहा जाता है। याद रखिएगा, भूकंपीय तरंगे 3 प्रकार की होती है। पहला होता है पी तरंगे, दूसरा होता है एस, तीसरा होता है एल तरंगे। पी तरंग को अनुदैर्घ्य कहते हैं, एस को अनुप्रस्थ कहते हैं, एल को पृष्ठीय तरंगे कहते हैं। आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुनामी का प्रमुख कारण क्या है? क्वेश्चन नंबर 7 है, सुनामी का प्रमुख कारण क्या है? अधिक बारिश, यानी कि समुद्र में भूकंप, समुद्र में तूफान, ग्लेशियर पिघलना। आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो जो सुनामी होता है ना, उस समुद्र के अंदर भूकंप होता है। यानी कि सुनामी का जो प्रमुख कारण है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, समुद्र में भूकंप। उसी को हम क्या कहते हैं? सुनामी कहते हैं। जब समुद्र में भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट या भूस्खलन होता है तो विशाल लहरें उत्पन्न होती है, जिन्हें सुनामी कहा जाता है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 है, भूस्खलन किस कारण से होता है? यानी कि लैंडस्लाइड जो होता है किस कारण से होता है? वर्षा और भूकंप के कारण, सौर विकिरण के कारण, ज्वालामुखी के कारण, हिमालयी पर्वत के कारण। तो देखिए इसका जो एग्जैक्ट इसका जो आंसर होगा ये होगा वर्षा और भूकंप, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। वर्षा और भूकंप के कारण ही भूस्खलन होता है। अत्यधिक वर्षा हो जाए, भूकंप हो जाए, पहाड़ियों के कटाव के कारण भूस्खलन यानी कि लैंडस्लाइड्स होता है। याद रखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, कौन सा प्रक्रिया चट्टानों को छोटे टुकड़ों में तोड़ती है? यानी कि चट्टानों को छोटे टुकड़ों में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऑप्शन
संचितन, परिवहन, ज्वालामुखी। तो देखिए दो शब्द होता है, एक अपक्षय होता है, एक अपर्दन होता है। ठीक है, दोनों में क्या होता है कि बड़े पार्ट से छोटे पार्ट में उसका विभाजन होता है। अपक्षय किस प्रक्रिया में होता है, अपर्दन किस प्रक्रिया में होता है, आइए इसको हम यहाँ एक छोटा सा एनसीईआरटी में दिया हुआ है, इसको समझ लेते हैं। इसका राइट आंसर पहले आप जान लीजिए, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, अपक्षय। और अपक्षय होता क्या है, अपर्दन क्या होता है, बस थोड़ी देर में आप लोग समझ जाइएगा क्या होता है। देखिए अपक्षय जो होता है ये चट्टानों के टूटने से बनता है, टूटने की प्रक्रिया को कहते हैं। ठीक है, चट्टानों के टूटने की प्रक्रिया को हम अपक्षय कहते हैं। यानी कि देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि पृथ्वी की सतह पर सेलों के टूटने से अपक्षय की क्रिया होती है। ठीक है, यानी कि सेल क्या, चट्टान, यानी कि चट्टान के टूटने से अपक्षय होता है। वही ध्यान रखेगा कि लेकिन जब जल, पवन और हिम द्वारा जब ये घटना होती है तो इसको अपर्दन कहते हैं, याद रखिएगा। यानी कि जब जल द्वारा ये जो प्रक्रिया है टूटने की प्रक्रिया, जब जल, पवन, हिम जैसे विभिन्न घटनाओं के द्वारा होने वाले क्षय को अपर्दन कहते हैं। इसको आप लोग याद रखिएगा, अपर्दन और अपक्षय, ये काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अपक्षय। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, कौन सी नदी पृथ्वी की सतह को बदलने में मदद करती है? गंगा, नर्मदा, ब्रह्मपुत्र, सभी। यानी कि इसका आंसर बताइए पहले, तब हम इसका एक व्याख्या करेंगे। यानी कि इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सभी। यानी कि सभी नदियां जो होती है कटाव करती है, निक्षेपण करती है, द्वारा पृथ्वी की सतह को बदलती है। यानी कि जब ये नदी मैदान में उतरती है तो देखिए मिट्टी का कटाव करती है और अपनी दिशा को क्या करती है, बदलती रहती है। तो इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी। यानी कि सभी नदी जो होती है पृथ्वी के सतह को बदलने में मदद करती है। चलिए, चाहे गंगा हो, नर्मदा हो या ब्रह्मपुत्र हो। क्वेश्चन नंबर 11 है कि रेत के ऊंचे ऊंचे टीलों को क्या कहते हैं? आप रेगिस्तान का फोटो जरूर देखे होंगे, या गए होंगे, या वहां आप रहते होंगे तो देखे होंगे कि रेगिस्तान में छोटे छोटे बालू के टीले होते हैं। इसको क्या कहते हैं? ग्लेशियर, वादी, बालू के टीले या पठार? तो इसको सिंपल भाषा में बालू के टीले ही कहा जाता है। यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। रेगिस्तान में छोटे छोटे जो ऊंचे टीले होते हैं रेत के, उसे हम बालू के टीले कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, हवा द्वारा, देखिए चट्टानों के कटाव को क्या कहते हैं? हवा हो, याद रखिएगा, जल हो या हिम हो, इन सब द्वारा जो चट्टानों का कटाव होता है उसी को हम क्या कहते हैं? अपर्दन कहते हैं। क्या कहते हैं? अपर्दन कहते हैं। तो बताइए, तो हवा द्वारा हो रहा है तो इसका क्या हो जाएगा? वायवीय अपर्दन हो जाएगा। हवा द्वारा हो रहा है तो वायवीय अपर्दन हो रहा है। जल द्वारा होगा तो नदियों का अपर्दन हो जाएगा। हिम द्वारा होगा यानी कि बर्फ द्वारा हो जाएगा तो हिमानी अपर्दन हो जाएगा। यानी कि आप तीनों याद रखिएगा, हवा द्वारा हो रहा है तो वायवीय अपर्दन, जल द्वारा हो रहा है तो समुद्री हो जाएगा या नदियां हो जाएगा, हिम द्वारा हो रहा है तो हिमानी अपर्दन हो जाएगा। तो यहाँ वायु का पूछ रहा है तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि जब हवा चट्टानों को काटकर उसकी आकार बदलती है तो इसे वायवीय अपर्दन कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि क्वेश्चन नंबर 13 होगा। नदी द्वारा लाई गई मिट्टी और कण के जमाव को क्या कहते हैं? यानी कि नदियों द्वारा जो छोटे छोटे मिट्टी के कण होते हैं उसको बहाकर लाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अपर्दन, संचितन, अपक्षय, भूस्खलन। तो इसको क्या कहते हैं? इसको संचितन कहते हैं, डिपोजिशन कहते हैं। इसको संचितन कहते हैं, इंग्लिश में डिपोजिशन कहते हैं। याद रखिएगा कि नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी और कणों के जमाव को क्या कहते हैं? संचितन कहते हैं। जब नदी अपने साथ लाए हुए कणों को कहीं जमा करती है, ठीक है, मुहाने पे जमा करती है, तो इसे संचितन कहा जाता है। ठीक है, और एक चीज याद रखिएगा कि इन्हीं सब कणों के जमाव जब बड़ा रूप ले लेता है तो उसी को हम क्या कहते हैं? द्वीप कहते हैं। और विश्व का सबसे बड़ा द्वीप माजुली द्वीप है जो कि कहाँ स्थित है?
असम में स्थित है, याद रखिएगा। ठीक है, इसी सब नदियों द्वारा, ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा ये जो छोटे छोटे कण एक जगह इकट्ठा किया गया यानी मुहाने पर, तो वहां द्वीप बनता है और विश्व की यानी कि दुनिया की सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली है जो कि असम में है। इसको आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 होगा। कौन सा प्राकृतिक बल भूमि को सबसे अधिक प्रभावित करता है? यानी कि कौन सा ऐसा बल है जो भूमि को यानी कि इस धरती को सबसे ज्यादा प्रभावित करता है? पृथ्वी की गति, जल और वायु, चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण, सूर्य का ताप। आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जल और वायु। जल और वायु द्वारा मिट्टी यानी कि भूमि को सबसे अधिक प्रभावित करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। जल और वायु अपर्दन प्रक्रिया द्वारा पृथ्वी की सतह को सबसे अधिक प्रभावित करती है। याद रखिएगा, सूर्य के ताप से ज्यादा प्रभावित नहीं होता है, चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण से भी नहीं होता है, अब पृथ्वी की गति से भी नहीं होता। पृथ्वी की गति तो हमेशा होती रहती है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल और वायु, या तो आंधी के द्वारा या जो बाढ़ आता है उसके द्वारा, यानी कि भूमि जो होती है सबसे ज्यादा प्रभावित होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि क्वेश्चन नंबर 15 होगा। जब नदी की धारा में अवरोध आ जाता है तो क्या बनता है? जलप्रपात, डेल्टा, पठार, समुद्री खाई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जलप्रपात। आप लोग घूमे भी होंगे, वाटरफॉल जिसको बोला जाता है, वाटरफॉल कहा जाता है। यानी कि जब नदी के धारा में अवरोध, किसी प्रकार का अवरोध आ जाता है तो वहीं पे बन जाता है आपका वाटरफॉल, और यहाँ पे काफी टूरिस्ट जाते हैं, आप लोग भी गए होंगे। जब कोई नदी कठोर चट्टान से गिरती है तो वह जलप्रपात बनती है। यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जलप्रपात। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि क्वेश्चन नंबर 16 होगा। समुद्र की लहरें किनारों पर टकराकर क्या बनाती है? समुद्री गुफाएं, टीले, मैदान, पठार। तो बताइए, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, समुद्री गुफाएं। इसका हम फोटो यहाँ स्क्रीन पे दिखा देंगे, एनसीईआरटी में दिया हुआ है, आप लोग देख लीजिएगा किस प्रकार का बनता है। यानी कि जब समुद्र की लहरें किनारों पर टकराती है तो समुद्री गुफाएं बनती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा बल, क्वेश्चन नंबर 17 होगा, कौन सा बल पृथ्वी की सतह पर परिवर्तन लाता है? ठीक है, अंतर्जात और बहिर्जात बल, गुरुत्वाकर्षण बल, चंद्रमा का प्रभाव, वायुमंडलीय दबाव। आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर जो होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अंतर्जात और बहिर्जात बल। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा एंडोजेनिक, हम सेकेंड नंबर क्वेश्चन ही पढ़े थे, और एक्सोजेनिक, यानी कि अंतर्जात और बहिर्जात बल। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमानी अपरदन से कौन सा भू आकृति बनता है? वादी, यू आकार की घाटी, टिब्बा, डेल्टा। यानी कि हिमानी अपरदन, देखिए आप वायु अपर्दन पढ़ लिए हैं, जलीय अपरदन पढ़ लिए हैं, अब यहां पढ़ते हैं हिमानी अपरदन। तो हिमानी अपरदन से बताइए कौन सा परिवर्तन होता है? तो यू आकार की घाटी बनती है। ठीक है, हिमानी अपरदन से यू आकार की घाटी बनती है। आप लोग इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। नदियों का संगम कहां बनता है? पहाड़ियों में, मैदानी इलाकों में, समुद्रों में, पठारों में। तो आप बताइए, अभी जो संगम यानी कि इलाहाबाद में, प्रयागराज में जो लगा हुआ है गंगा और यमुना का, तो देखिए वो मैदान है कि पठार है? तो क्या है? मैदानी इलाका है। यानी कि जब भी नदियों का संगम बनता है तो मैदानी इलाका में ही बनता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मैदानी इलाकों में। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 है जो कि आखिरी क्वेश्चन होगा इस चैप्टर का। निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी विस्फोट का परिणाम है? अब यहाँ दिया हुआ है 4 ऑप्शन और आपसे पूछ रहा है कि ज्वालामुखी विस्फोट द्वारा इसमें क्या बना है या क्या बनता है? डेल्टा, जलप्रपात, लावा पठार, बालू के टीले। तो इसका सिंपल सा क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, पिछले चैप्टर में बताए थे कि जब ज्वालामुखी
फटता है तो अंदर का ये जो मैग्मा होता है यही बाहर निकल के और किसका रूप ले लेता है, लावा का रूप ले लेता है, और यहीं पे चट्टान बनता है, पहाड़ बनता है, जो भी बनता है यही की लावा का पठार। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, लावा का पठार। ये हम आपको पिछले चैप्टर में बता दिए हैं, अगर आप नहीं देखें तो इस पूरे वीडियो का यानी कि इस पूरे सीरीज का प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब चैनल को जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं, चैप्टर 4 से संबंधित क्वेश्चन होगा जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। तब तक के लिए धन्यवाद।